हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 10th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। इस वाले चैप्टर के वैसे तो हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट आज इस वाली वीडियो में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा फ्लो चार्ट। जो भी चैप्टर में चीजें हमने पढ़ी थी आज हम उसको एक शॉर्ट रिकैप करेंगे और ये भी कह सकते हो उसको फ्लो चार्ट के थ्रू शॉर्टकट में उसको समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एक फ्लो चार्ट, जो कि भी हमारा रिसेंटली जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है नेशनलिज्म इन यूरोप, आज उसी के चैप्टर से रिलेटेड हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट पढ़ेंगे और स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक क्या क्या चीजें हुई हैं, कैसे हुई है, प्रॉपर डेट वगैरह उनकी सब कुछ आज वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये देखो जो फ्लो चार्ट होते हैं ना, आपकी डीपली स्टडी के लिए तो देखो नहीं होते हैं, ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ जब आप उसको डीपली स्टडी उसकी कर लो, मतलब अच्छे से बहुत अच्छे से स्टडी आप कर लो एंड देन उसके बाद में जब आपको सिर्फ एक टॉपिक चाहिए होता है, एक रिकैप चाहिए होता है कि मेन में जो चीजें थी वो क्या थी, वो आपको इस वाले वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। देखिए हमारा ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग में हमारा चेंजिंग ड्यूरिंग द 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हम यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिक जो चैप्टर था वो आपने 9th में क्लियर किया था अपना। अब 89 के बाद 1789 के बाद जो फ्रांस में चीजें हुई थी वहीं से तो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। जो ये फ्रांस और यूरोप का जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है बेसिक ये फ्रांस से स्टार्ट हुआ था और ये 1789 से शुरू हुआ था। तो उसी टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए थे उसको हम इसमें देखेंगे। तो देखिए क्या क्या चेंजेस आए थे। देखिए फ्रांस वॉज अंडर एब्सोल्यूट मोनार्क। जो फ्रांस था वो किसके अंडर में था? फ्रांस जो था आपका वो एब्सोल्यूट जो मोनार्क है ना, एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर में था। मतलब फ्रांस में मोनार्की थी और लोग उसके अंडर में थे। मोनार्की का मतलब होता है राजा वगैरह। तो वहां जो एक राजा था वो रूल करता था और सारे उसके सिटीजन थे। तो फ्रांस किसके अंडर में था? एक मोनार्की पावर के अंडर में था। द रेवोल्यूशन ट्रांसफर द गवर्नमेंट पावर और रूलिंग पावर फ्रॉम मोनार्की टू फ्रेंच पीपल और इट्स सिटीजन्स। ठीक है, तो जो ये रेवोल्यूशन ट्रांसफर हुआ था गवर्नमेंट का, जो पावर थी, रूलिंग पावर थी, वो पावर डायरेक्ट सिटीजन में ट्रांसफर हो गई थी। और ऐसे ही देखो ट्रांसफर नहीं हुई थी कि लोगों ने कहा हमें पावर चाहिए और राजा ने अपनी पावर दे दी। नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ था। लोगों ने क्या करा था? देखिए लोगों ने रेवोल्यूशन करा और रेवोल्यूशन के थ्रू जो मोनार्की पावर थी वो किसके हाथों में आ गई? वो सारी की सारी पावर लोगों के हाथों में आ गई थी। मतलब फ्रांस में मोनार्की रूल था और मोनार्की रूल के बाद वो सारी पावर रेवोल्यूशन के थ्रू किसके अंडर में आ गई? जो फ्रेंच सिटीजन थे और पीपल थे उनके हाथों में आ गई थी। आइडियाज लाइक ला पैटरिया द फादरलैंड एंड ले सिटी ऑन द सिटीजन वर अडॉप्टेड। और उनका आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि जो ये एरिया है ये उनका फादरलैंड है। ठीक है, फादरलैंड है और ले सिटी ऑन का मीनिंग है बाकी जो सिटीजन थी वो, उन्होंने उस पावर को क्या करा था? एडॉप्ट कर लिया था। द रॉयल फ्लैग वॉज रिप्लेस बाय द न्यू फ्रेंच फ्लैग। जो रॉयल फ्लैग था, रॉयल फ्लैग का मीन्स है जो मोनार्की का फ्लैग था, राजा है तो उनका कोई फ्लैग तो होगा ना एज अ सिंबल, जब भी तो दिखाएगा कि फ्रांस का रूलर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब मान लो 10 फ्लैग रखे, उन 10 में से हमें कौन सा पता चलेगा कि फ्रांस का कौन सा है? तो वो फ्रांस को दिखाने के लिए जो उनका फ्लैग होगा वो बताएगा कि ये फ्रांस का फ्लैग है। ओके, और तो उन्होंने क्या करा, ये जो रॉयल फ्लैग था ना इसको रिप्लेस करके इन्होंने न्यू फ्रेंच फ्लैग बना दिया था। जो राजा के टाइम पीरियड में फ्लैग था उसको क्या कर दिया उन्होंने? रिप्लेस करके एक न्यू फ्लैग बनाया। रिप्लेस करे जो मतलब रॉयल फ्लैग था उसको क्या कर दिया? रिप्लेस करके और उसकी जगह एक नया फ्लैग बना दिया। कौन सा फ्लैग? वो जो न्यू फ्लैग बनाया था वो उस टाइम पर था जब सारी की सारी पावर रॉयल एब्सोल्यूट मोनार्की के हाथों में से किसके हाथों में चली गई थी? सिटीजन के हाथों में चली गई थी। पहले मोनार्की के हाथों में पावर थी, फिर उससे किसके हाथों में चले गए? सिटीजन के हाथों में पावर चली गई थी। देखिए फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज। जो फ्रांस में जो उनकी नेशनल लैंग्वेज थी अब वो क्या बन गई थी? फ्रेंच बन गई थी। फ्रेंच एक नेशनल लैंग्वेज थी, कहां पर? फ्रांस में। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। जब पावर लोगों के हाथ में आ गई तो वहां पर उन्होंने क्या करा? जो लॉ थे उनको यूनिफॉर्म कर दिया गया, वेट एंड मेजरमेंट को भी यूनिफॉर्म कर दिया गया। एबॉलिश करेगा इंटरनल कस्टम ड्यूटी, और जो ड्यूज होते थे लोगों के हाथों में
जो फेडरल लॉर्ड होते थे वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे, उन सबको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। जो ड्यू उनके पास में रह गए थे उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। जो कस्टम ड्यूटी टैक्स वगैरह लगाए गए थे उन सबको क्या करा, अबॉलिश कर दिया गया फ्रांस में। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज अबॉलिश, और जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बनाया गया था उसको भी क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। नेशनल असेंबली वाज रीनेम्ड एज द स्टेट जर्नल व्हिच वाज इलेक्टेड बाय द सिटीजन। अब जो नेशनल असेंबली थी, ठीक है, क्या थी, नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली को क्या करा, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसको रीनेम कर दिया गया। रीनेम करके उसको क्या रखा गया, स्टेट जर्नल विच वॉज इलेक्टेड बाय द सिटीजन। नेशनल असेंबली का नाम करके क्या रखा गया, स्टेट जर्नल, जो किसके थ्रू इलेक्ट की गई थी, वहां के सिटीजन के थ्रू उसको क्या किया गया था, इलेक्ट किया गया था। ओके, सिटीजन के थ्रू उसको इलेक्ट करके नेशनल असेंबली से उसका नाम क्या रखा गया, स्टेट जर्नल। देखिए हम इस पूरे चैप्टर को रिकैप कर लेंगे इस वाली वीडियो में, जो भी आपने पढ़ा था। फिर उसके बाद है नेपोलियन 1769 से 1822। ये 1769 से 1822 ये नेपोलियन की पूरी लाइफ का टाइम पीरियड है, ठीक है। 69 से 1821 में उसकी मान लो डेथ हो गई थी, 69 में उसका बॉर्न वगैरह हुआ था, तो ये पूरी उसकी लाइफ है। रूलर ऑफ फ्रांस फ्रॉम 1799 से 1815, ये उसका रूलर था वो फ्रांस का, कब से, 1799 से 1815 तक वो क्या था, किसका रूलर था, वो रूलर था किसका, जल्दी बता दो, फ्रांस का। 69 से लेकर उसके बाद का जो टाइम पीरियड है 99 से वगैरह था, ये उसकी लाइफ थी, नेपोलियन बोनापार्ट की जो भी लाइफ थी। और वो बिकम द फर्स्ट काउंसिल बाय अज्यूमिंग एब्सोल्यूट पावर, वो फर्स्ट काउंसिल भी बना था किसका, फ्रांस का। फ्रांस का फर्स्ट काउंसिल बना था, और सारी जो पावर थी, जो एब्सोल्यूट पावर थी, वो सारी किसके हाथों में चली गई थी, नेपोलियन के हाथों में चली गई थी। देखिए क्या हुआ यहाँ पर सीन, अब एक बार यही स्टॉप होते हैं, दोबारा से रिकैप करते हैं। फ्रांस में राजा के पास में पावर थी, फिर नेशनल असेंबली बनाई गई, नेशनल असेंबली से रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन के थ्रू नेशनल असेंबली बनाई गई। नेशनल असेंबली ने क्या करा, सारे राजा की पावर अपने हाथों में ले ली, ठीक, राजा ने अपने हाथों में ले ली, तो उसी में एक नया लीडर निकल कर आया था, नेपोलियन। फिर नेपोलियन ने उन सभी पावर्स को क्या करा, उन सभी पावर को अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। ये नावी नहीं होगा, यहाँ पर आएगा आपका नेपोलियन, ठीक है, ये नेपोलियन। अब उसने सारी पावर अपने अंडर में ले ली, अपने अंडर में लेने के बाद नेपोलियन ने कर एक सिविल कोड रेडी किया, उसको 1804 भी बोला जाता है। 1804 सिविल कोड क्या होता है, नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है इसको, 1804 क्या। अब इस सिविल कोड के अंदर उसने क्या क्या चीजें रखी थी, देखिए सिविल कोड के अंदर जो उसकी चीजें थी वो थी सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीज, उसे बहुत ही सिंपली वे में जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको डिवाइड कर दिया था, बहुत ही कैसे, बहुत ही सिंपल से वे में क्या करा, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव को डिवाइड कर दिया था। राइट टू प्रॉपर्टी फॉर फ्रेंच सिटीजन, उन्हें जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये भी लोगों को दिया था। देखिए अब लोग इतनी मेहनत करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं, तो मोनार्की क्या करती थी, उस प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लगाती थी। तो नेपोलियन ने क्या करा, राइट टू प्रॉपर्टी कर दिया, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जिसकी भी प्रॉपर्टी है ना, वो अपनी प्रॉपर्टी पर उसी का राइट है, वो जैसे मर्जी चाहे अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, किसी भी तरीके का उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और राजा उसको ले भी नहीं सकता है। ओके, तो ये टाइम चीजें हुई थी किसके टाइम पीरियड में, नेपोलियन के टाइम पीरियड में हुई थी, कि उसने क्या करा, लोगों को इक्वल राइट्स भी दिए गए थे, वेट एंड मेजरमेंट भी सेम कर दिया था, मतलब एक ही कर दिया था, करेंसी एक कर दी गई थी, और जितनी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, अबॉलिश कर दिया गया था। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था, फेडरल लॉर्ड्स को अबॉलिश कर दिया गया था, जो भी कस्टम ड्यूटीज थी उनको अबॉलिश कर दिया गया था, लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए थे, ठीक है। ये सारी चीजें किसके टाइम पीरियड में हुई थी, नेपोलियन के टाइम पीरियड में हुई थी। एबॉलिशमेंट ऑफ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बाय बर्थ, प्रिविलेजेस का मतलब होता है राइट, जो लोगों को बाय बर्थ जो राइट दिए गए थे ना, उसको भी नेपोलियन ने अबॉलिश कर दिया गया था। क्यों अबॉलिश कर रहा था, दे दो ठीक है, आप बाय बर्थ राजा के यहाँ आपका बॉर्न हुआ है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको बाय बर्थ कुछ एक्स्ट्रा राइट दिए जाएंगे। तो लोगों ने क्या करा, जब उनको सभी को सेम अधिकार है, तो राजाओं के जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको भी तो सेम अधिकार होना चाहिए। हमारे पास
दो हाथ पैर है, उनके पास भी सेम है, हम भी खाना खाते हैं, वो भी खाना खाते हैं, फिर हम दोनों में इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जो मिडिल क्लास थी, जो एमएच होकर आई थी, मिडिल क्लास ने ये सारे क्वेश्चन करे थे, और नेपोलियन ने इसीलिए बाय जो प्रिविलेजेस थे, जो बाय बर्थ, इसको क्या करा था? रिड्यूस कर दिया था, रिमूव कर दिया था, कि किसी को भी जन्म के बेस पर कोई किसी भी तरीके का कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। हाँ, अधिकार आपकी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जरूर मिलेगा, जिस भी लायक हो आप उसके अकॉर्डिंग आपको राइट दिए जाएंगे, बट बाय बर्थ आपको कोई भी राइट नहीं मिलेगा। मिडिल क्लास ने ये क्वेश्चन उठाया था, और इसको बंद किसने किया था? इसको अबॉलिश करा था नेपोलियन ने। नेपोलियन ने कहा था कि किसी को भी किसी भी तरीके का कोई राइट नहीं मिलेगा बाय बर्थ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो इक्वालिटी लेकर आया था सभी में। रिमूव्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन गेट्स इन टाउन्स, उसने सारे के सारे जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उनको भी रिमूव कर दिया गया था। एबॉलिशमेंट ऑफ फेडरल सिस्टम एंड सर्फडम, सर्फडम मतलब जो ग्राम वगैरह होते हैं, ये भी पूरी तरीके से उसमें क्या करा? खत्म कर दिया गया था। देयर वॉज इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो भी अच्छा हो गया था, और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसका, उसने उनको भी बहुत ही अच्छा कर दिया। इवन वो अपने टाइम में ना, जो नेपोलियन था वो मॉडर्नाइजेशन लेकर आया था, उसने सारी चीजों को क्या कर दिया था? मॉडिफाई कर दिया था, सारी चीजों को मॉडर्न कर दिया गया था। एक तरह से जो नेपोलियन था वो लोगों की नजर में हीरो भी बन चुका था, लोग उसको अपॉइंट कर रहे थे, अपने देश में बुला रहे थे कि हमारे कंट्री में आओ और रूल करो, आप हमारे क्या हो? हीरो हो। ठीक है, फिर नेपोलियन के बाद उसके जब ये रेवोल्यूशन वगैरह चलते रहते हैं, तो देखिए फिर और क्या चीजें होती है। अब जो फ्रांस था, मैं देखिए यहाँ बताती हूँ आपको। अब जो फ्रांस था, फ्रांस के अंदर में कौन रूल कर रहा था? नेपोलियन रूल कर रहा था। मान लो ये क्या है? फ्रांस है। क्या है? फ्रांस एक अच्छा लीडर था, सब लोग इसको अपॉइंट कर रहे थे। इसके बाद ये हो गया, मान लो ऑस्ट्रिया हो गया, ये हंगरी हो गया, ठीक है, ये अदर कंट्री होगी। इन सब ने भी क्या करा? नेपोलियन को अपॉइंट किया, अपने कंट्री में बुलाया कि आओ हमारी कंट्री में भी चीजों को मॉडर्नाइज करो, हमारा भी क्या करो? डेवलपमेंट करो। ये सारी चीजें लोगों की डिमांड थी, किससे? नेपोलियन से। अब नेपोलियन ने एक्सेप्ट किया, तो नेपोलियन ने जो इसका एरिया था ना फ्रांस का, उस एरिया को बढ़ाकर इन लोगों के ऊपर भी क्या कर लिया? इनको भी अपनी टेरिटरी में ऐड कर लिया। यहाँ भी चीजें उसने मॉडर्न करी, सब कुछ सेम वैसे ही किया, बट वो ये चाहता था कि इन स्टेट्स में भी किस लैंग्वेज को प्रेफर किया जाए? फ्रेंच लैंग्वेज को। और यहाँ के जो लोग थे ना, जो यहाँ के लोग थे, उन लोगों को वो फ्रेंच आर्मी में भर्ती करवाने लगा था, लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाता था फोर्सली, और वो उनको ले जाकर फ्रेंच आर्मी में भर्ती करवाने लगा। तो लोग बोल रहे हैं जब फ्रांस हमारा नहीं है तो हम उसके लिए क्यों लड़े, हम उसकी आर्मी को क्यों ज्वाइन करे। तो यहीं से लोगों के माइंड में नेपोलियन के लिए थोड़ी सी जो हेट वाली फीलिंग है वो स्टार्ट हो गई थी। और साथ ही साथ इन लोगों को कहीं कहीं ऐसा भी लगने लगा था कि नेपोलियन इन पे इनको सप्रेस कर रहा है, इनके ऊपर प्रेशर बना रहा है। और यहाँ पर नेपोलियन ने करा, सेंसरशिप को लागू कर दिया था। सेंसरशिप का मतलब होता है कोई भी पर्सन आपके अगेंस्ट बोल नहीं पाएगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह किसी भी चीज में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, इवन टीवी तक में भी आपके अगेंस्ट कुछ भी दिखाया नहीं जाएगा। इन सभी एरिया में नेपोलियन ने करा सेंसरशिप लगा दी। तो जो यहाँ के राजा थे उन्होंने क्या करा, भाई अब तो इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो इन सभी ये जो सभी एरिया, इन सभी के राजा एक साथ है, इकट्ठा हुए, उन्होंने प्लान बनाया कि हम इसको हरा देंगे। तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया वगैरह सब एक साथ आए और उन्होंने मिलकर फ्रांस पर अटैक किया, और उस वॉर में नेपोलियन हार जाता है। वो वॉर होती है बैटल ऑफ वाटरलू की 1815 में नेपोलियन हार जाता है। और फ्रांस का जो उसके बाद नेपोलियन तो हार गया, अब जगह तो खाली हो गई। अब जो न्यू लीडर आएगा तो ये सारे लोग ये सोचते हैं जो अब हमें नया लीडर बनाना है, और वो जो न्यू लीडर बनाएंगे वो हम बर्मन डायनेस्टी से ही बना देते हैं। और बर्मन डायनेस्टी से जो न्यू लीडर बनता है वो होता है आपका लुइस फिलिप। लुइस फिलिप को यहाँ का न्यू लीडर बनाया जाता है। और यहाँ पर वो ये जो लोग थे ना, यहाँ पर क्या करते हैं, ये इसका जो ये एरिया था ना, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये फ्रांस को क्या करते हैं, यहाँ पर वो क्या करते हैं, अपने एरिया को एक्सटेंड यहाँ तक कर देते हैं, कि अपनी एक बॉर्डर लाइन बना देते हैं कि फ्रांस यहाँ
इसको ब्रेक करके इनकी कंट्री को फिर अपनी टेरिटरी में ऐड ना कर सके, मतलब वो फ्रांस को बीच में ही बांध देते हैं ताकि फ्रांस ज्यादा एक्सटेंड ना हो सके आफ्टर नेपोलियन डेथ। जब नेपोलियन की डेथ हो जाती है उसके बाद में ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो जैसे अब ये क्या हुआ, फ्रांस में दोबारा से क्या आ गया, दोबारा से मोनार्की सिस्टम आ गया था लुई 16 के आने का। अब क्या था, लुई 16 के आने का जब दोबारा से सारी चीजें आई थी तो वो एक एक एरिया को इंडिपेंडेंट दिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो क्या करते हैं, ग्रीक को भी रेवोल्यूशन दिलाते हैं। काफी सारे हमारे रेवोल्यूशनरीज भी हुए हैं जिन्होंने, जैसे यंग इटली के जोसेफ मैज़नीन थे, उन्होंने कुछ यंग इटली के नाम की कुछ सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी। तो ऐसे ही उन्होंने ग्रीस को आजादी करवाने की सोची। एक ऑटोमन एम्पायर था, बहुत ही बड़ा था, वो इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर। वहां पर एक ग्रीस सिटी थी। अब उस इस्लामिक में ग्रीस एक कैथोलिक कंट्री बोल सकते हो, कंट्री थी। अब उसको उन्होंने कहा, जो कैथोलिक थे उन्होंने कहा हमें ग्रीक को इंडिपेंडेंट दिलानी चाहिए। क्यों दिलानी चाहिए, क्योंकि उस ऑटोमन इस्लामिक कंट्री में एक हमारा ग्रीस ही अटका पड़ा है जो एक क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। और जो ग्रीस था ना, वहीं से ये कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी निकली है। तो क्रिश्चियनिटी का वो बेस है। अब वो क्यों ना ग्रीस को आजादी दिलाए, उनका तो मेन कंट्री तो ग्रीस ही थी जो कि एक इस्लामिक कंट्री में पड़ी थी और इस्लामिक कंट्री को प्रेशराइज कर रही थी कि वो उनके साथ में मिल जाए। तो इसलिए ग्रीस को क्या दिलाई जाती है फिर, इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, काफी वॉर चलती है उसके बाद में। Since 15th century, Greece was part of the Ottoman Empire. 15th century में ग्रीक क्या था, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। Struggle for Greece independence started with the growth of nationalism in Europe from the Ottoman Empire. जो ग्रीस के इंडिपेंडेंट के साथ ही नेशनलिज्म की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है यूरोप में। ऑटोमन एम्पायर से सबसे पहले जो आजाद होने वाला देश था वो था आपका ग्रीक। तो सबसे पहले जिस देश को इंडिपेंडेंट मिलती है वो है कौन सा, ग्रीक। और ग्रीक के इंडिपेंडेंट मिलने के बाद ही सारे के सारे यूरोप में क्या स्टार्ट हो जाता है, नेशनलिज्म की ग्रोथ शुरू हो जाती है। सपोर्टर्स फ्रॉम द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं वो भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं। ग्रीक कल्चर एंड लिटरेचर इंस्पायर द पोइट्स आर्टिस्ट हु सपोर्ट द रेवोल्यूशन। और ग्रीक का जो कल्चर है, वहां का जो लिटरेचर है वो किससे इंस्पायर था, जो पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे, उनसे। उन्होंने उनके जो रेवोल्यूशनरी जो सपोर्टर्स थे ना, उन लोगों को, उनसे वो क्या हुए थे, इंस्पायर हुए थे। ठीक है। अब देखो ग्रीक को इंडिपेंडेंट मिल गई, अब हम जर्मनी को यूनिफाई करेंगे। ग्रीक को यूनिफाई किया, अब जर्मनी को यूनिफाई करेंगे। जर्मनी रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। 1831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। 1831 लोग क्या करते हैं, मार्च करते हुए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाते हैं और वहां जाकर वो कुछ अपनी डिमांड्स को रखते हैं। उस टाइम वहां का जो राजा था वो था विलियम फोर। ठीक है, कौन था वहां का, विलियम फोर वहां का राजा था। तो उनसे वो अपनी डिमांड्स को उनके सामने रखते हैं। तो जो विलियम फोर होता है वो क्या करता है, उनकी डिमांड को मानता नहीं है। जो फ्रेडरिक विलियम फोर है वो उनकी डिमांड को मानता नहीं है कि नहीं ये सही नहीं है, तुम सब यहाँ से जाओ। ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर वो सारे लोग क्या करते हैं, जब राजा उनकी डिमांड को नहीं मानता तो वहां से छोड़कर चले जाते हैं और बाहर जाकर अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के बाद वो राजा को बोलते हैं या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर लो वरना हम आपको हटा के फेंक देंगे। तो उसी बीच क्या होता है, ये जो फ्रेडरिक विलियम फोर है ना, ये बेचारे की डेथ हो जाती है। इसकी क्या हो गई, डेथ हो जाएगी। फिर केसर विलियम फर्स्ट वहां का न्यू राजा बनता है। कहाँ का, जर्मनी का। वो न्यू राजा बनता है। उस टाइम जो जर्मनी है ना, वो जर्मनी के नाम की कोई कंट्री नहीं थी, उस टाइम पर्शिया था और पर्शिया के अंदर बहुत सारी कंट्रियां ऐड थी, तो उसका न्यू नाम जर्मनी रखा गया था। ओके, तो जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ था उसकी डेथ हो जाती है डिमांड ना मानने के बाद में। उसका केसर विलियम फर्स्ट बनता है। तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट पर्सन था, उसने कहा देखो अगर मैं इनकी डिमांड्स को मानता हूँ, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक्सेप्ट करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाता हूँ, तब तो ठीक है, अदरवाइज आज नहीं कल तो ये मेरे को फेंक ही देंगे उठाकर। तो वो केसर विलियम फर्स्ट क्या करता है, इनकी डिमांड्स को भी मान लेता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ये चाहते थे उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेता और कहता है ये यूनिफिकेशन करना चाहते हैं, अगर मैं इनकी हेल्प करूं यूनिफिकेशन करने में, ठीक है, पूरे के पूरे जर्मनी को, पर्शिया को एक करने की, यूनिफाई करने की कोशिश करूं, तो मैं इनकी नजर में हीरो बन जाऊंगा और ये मुझे उठाकर भी नहीं फेंकेंगे मेरी पोस्ट से, मेरी जगह से। तो यही फायदा होता है केसर विलियम फर्स्ट का। वो उनकी हेल्प करता है जर्मनी को यूनिफाई करने में। और अब वो
पूरे जर्मनी इतने बड़े पूरे एरिया का अकेला सिंगल रूलर बनता है। तो ये फायदा हुआ था केसर विलियम फर्स्ट को, और लोगों को भी ये फायदा हुआ था कि उनकी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ चुकी थी। देखिए, पर्शियन किंग फ्रेडरिक विलियम फोर रिजेक्टेड देयर डिमांड, जो कि मैंने आपको बताया। The parliament mainly took interest in the workers and artisans as it was largely dominated by the middle class members, और उसमें सिर्फ वो लोग गए थे जो मिडिल क्लास मेंबर थे। Troops forcibly disbanded the assembly, उस असेंबली को बीच में ही डिसबैंड कर दिया गया था। फिर क्या होता है, efforts were made by middle class Germans who write to different regions to different confederation into a nation state. These efforts were suppressed by the monarchy and military and their land owner in पर्शिया। The national unification was taken under by the leadership of Persia. पर्शिया की जो लीडरशिप है, फिर केशव विलियम फर्स्ट क्या करता है, अपने एक लीडर को बुलाता है, इधर मिनिस्टर को, ऑटो वॉन बिस्मार्क को बुलाता है, और ऑटो वॉन बिस्मार्क को बुलाने के बाद बोलता है देखो अब हमें पूरे पर्शिया को एक करना है। क्या करना है, पूरे पर्शिया को एक करना है। तो 7 ईयर्स तक वॉर चलती है, ठीक है, 7 साल तक वॉर चलती है, ऑटो वॉन बिस्मार्क वगैरह। उस वॉर के बाद में वो क्या करता है, पूरा का पूरा एक नेशन बिल्डिंग बन जाती है, और जो जर्मनी होता है वो जर्मनी बन जाता है, यूनिफिकेशन हो जाता है उसका, ठीक है। 1871 केशव विलियम फर्स्ट वर डिक्लेयर एज द न्यू एम्परर ऑफ द न्यू एम्पायर, वो एक न्यू एम्परर बनता है किसका, न्यू एम्पायर का। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एस्टैब्लिश्ड पर्शिया डोमिनेंस इन यूरोप, करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिकल सिस्टम फॉर इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू जर्मन एम्पायर। ये सारे के सारे सिस्टम, ये सारे के सारे लॉ जब न्यू जर्मनी बनकर आता है तो उसमें ये सारे लॉ बनाए जाते हैं, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, सबको सिंगल कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जर्मनी का क्या हो जाता है, यूनिफिकेशन हो जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी, आ रही है ना समझ में, नहीं भी आ रही कमेंट कर देना, ठीक है। अब हम देखो यूनिफिकेशन ऑफ इटली करेंगे। हमने किसको आजाद करवा लिया, हमने आजाद करवाया अभी अभी जर्मनी को और ग्रीक को। अब हम यूनिफाई किसको कराएंगे, अब हम यूनिफाई कराने की कोशिश करेंगे इटली को, कि इटली किस तरीके से क्या हुआ, यूनिफाइड हुआ है। ओके, तो चलिए देखते हैं। मिड 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिड में वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। जो इटली था ना, वो इटली 7 स्टेट में डिवाइड था। देखिए कैसे, मान लो ये वाला पोर्शन और यहाँ एक पार्ट था। जो रियल इटली है ना वो सिर्फ यही था, और बाकी का ये जो पार्ट था इस टाइप से इटली था, ये दूसरे के अंडर में था। ये बर्बन ऑफ स्पेन थे, ये वाला एरिया पैपल स्टेट या फिर पॉप भी बोल सकते हो, उनके अंडर में था। ये वाला एरिया ऑस्ट्रिया के अंडर में था, ठीक है। 7 पार्ट्स में और भी इसके कुछ टुकड़े थे, बट मेजर ये पार्ट थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, ये इटली का पार्ट था, ये दोनों इटली के पार्ट थे, ये दोनों एक हो गए, ठीक है। विक्टर इमैनुअल सेकंड यहाँ का रूलर था, तो विक्टर इमैनुअल सेकंड ने क्या करा, ये दोनों उसके पार्ट थे, तो उसने अपने एक मिनिस्टर को बुलाया जिस गैरिबाल्डी, वो फ्रांस का अच्छा खासा जानने वाला था, उनकी मतलब अच्छी जान पहचान थी। तो उसने फ्रांस के साथ मिलकर इस पे अटैक किया और पूरे इटली को यूनिफाई कर दिया। तो इन दोनों ने मिलकर जो सबसे पहले अटैक किया वो नॉर्थ में किया। कहाँ किया, नॉर्थ में। नॉर्थ में अटैक करने के बाद नॉर्थ को अपने साथ मिला लिया, क्योंकि इनके साथ में फ्रांस था। और नॉर्थ के बाद जो अटैक हुआ वो फिर हुआ साउथ में। साउथ में अटैक करने के बाद साउथ को भी अपने साथ मिला लिया। पहले नॉर्थ पे अटैक किया, फिर नॉर्थ के बाद साउथ पे अटैक किया, ठीक है। जब नॉर्थ और साउथ ऐड हो गए, अब पैपल वालों ने क्या बोला कि देखो भाई हमारा तो वैसे भी कुछ नहीं, नॉर्थ साउथ हो गए तो हम क्या करेंगे, हम तो पहले छोड़ के जा रहे हैं, ये इटली तुम्हारा हुआ। तो इस तरीके से इटली का भी क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो जाता है। बट और भी चीजें हैं, 7 पार्ट में डिवाइड था। और देखिए जो कौन कौन सा एरिया इटली के अंडर में था, सदर्निया पिडीमोंट रूल बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। जो मैंने बोला कि ये इटली के एरिया थे वो था सदर्निया पिडीमोंट जोन। कौन सा था, सदर्निया पिडीमोंट जोन या इटली था। नॉर्थ वाज रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, नॉर्थ वाला पार्ट जो ऑस्ट्रिया बोल रहा था वो ऑस्ट्रो हैब्सबर्ग के अंडर में था। वेयर एज द सेंटर वाज पोप पैपल स्टेट था, जो सेंटर था वो पोप पैपल स्टेट था। और जो साउथ था ना, साउथ बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर में था। पहले नॉर्थ पे अटैक करके उसको मिलाते हैं, फिर साउथ पे अटैक करके उसको अपने साथ मिलाते हैं, फिर जो सेंट्रल वाला पार्ट बचा उसके लिए तो वॉर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही छोड़कर उसको चले जाते हैं। और छोड़कर जाने के बाद वो स्टेट अपने आप ही किस में इंक्लूड हो जाता है, इटली में। अब चलो हो गया आपका इटली का भी यूनिफिकेशन, ठीक है। अराउंड
1830 में देखो क्या हुआ, द यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक जिसे मैजनी प्रोग्राम वाज फॉर्म, जिसे मैजनी ने कुछ प्रोग्राम को फॉर्म किया था, उन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी ड्यूरिंग दिस टाइम। एक थी आपकी यंग इटली यूरोप एंड यंग इटली इन वर्ल्ड, ये कुछ सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी। फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग फ्रॉम 1831 से 1848, द किंग विक्टर इमैनुअल II, ये पहले से ही देखो रेवोल्यूशन कर रहे थे और उसको पहले से यूनिफाई कराने की कोशिश कर रहे थे, बट उसमें क्या हो गए थे, ये फेल हो चुके थे। जब हर जगह क्या चल रहा था, यूनिफिकेशन चल रहा था, तो उन्होंने भी इसको यूनिफाई कर लिया। तो उन्होंने भी अपने एक मिनिस्टर को बनाया, कावूर चीफ मिनिस्टर था किसका, सर्दिनिया पीडीमोंट, विक्टर इमैनुअल II का कावूर जो था वो उनका चीफ मिनिस्टर था। लेड द मूवमेंट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इन्हीं की वजह से ही जो इटली था वो क्या हो पाया था, यूनिफाई हो पाया था। सर्दिनिया पीडीमोंट फोर्स मार्च इनटू द साउथ इटली एंड द किंग ऑफ सिसिली किंगडम ऑफ टू सिसिली एंड ड्रोव टू द स्पेनिश रूलर, साउथ में मार्च करने का उसको भी वो अपने साथ मिला लेते हैं। 1859 ऑस्ट्रियन फोर्सेस वर डिफीटेड बाय फ्रांस सर्दिनिया पीडीमोंट अलायंस, सर्दिनिया पीडीमोंट के थ्रू जो देखो कावूर थे उनकी अच्छी खासी गैरिबाल्डी थे, उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी ना फ्रांस के साथ, तो वो उसको बुला के लाते हैं फ्रांस की आर्मी को भी और सब मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ भी आ गया साथ में, साउथ भी आ गया। विक्टर इमैनुअल बिकम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली एंड रोम वाज डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ इटली। जैसे ही विक्टर इमैनुअल II इटली के लीडर बनते हैं, वो रोम को अपनी कैपिटल अनाउंस कर देते हैं। देखिए एक चीज, जब ये इटली की लड़ाई के लिए जा रहे थे ना सारे के सारे लोग, तो जो विक्टर वो थे कावूर जो थे, उन्होंने लोगों का भी साथ मांगा था, तो लोग उनकी हेल्प के लिए जा रहे थे। क्या था, लोग उनकी हेल्प के लिए जा रहे थे, तो उनका एक स्लोगन था, ये बहुत इरिटेट कर रही है मेरे को, तो उनका एक स्लोगन था ला तालिया, वो एक स्लोगन करते हुए जा रहे थे ला तालिया ला तालिया। तो जो इटली के जो लोग थे ना, वो बहुत ही ज्यादा मासूम बोल सकते हो, इनोसेंट थे, उनको पता नहीं था क्या चल रहा है। वो इटली को वैसे तो यूनिफाई कराने के लिए जा रहे थे, बट लोगों को पता ही नहीं था कि वो वहां पर किस लिए जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने जब वो लातालिया बोल रहे थे ना, तो उनको लगा वो इटालिया बोल रहे थे, लोगों को लगा लातालिया बोल रहे हैं, और उन्हें लगा जो लातालिया है ना वो विक्टर इमैनुअल II की वाइफ है, तो उन्होंने कहा हम अपनी राजा की रानी को छुड़ाने जा रहे हैं। तो वो लातालिया करते हुए जा रहे थे। बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हम तो ये हमारा जो राजा है, इसकी जो वाइफ है, उसको किसी ने किडनैप कर लिया है, हम उसको छुड़ाने जा रहे हैं। मतलब उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इटली को यूनिफाई कराने के लिए इस वॉर में शामिल हुए थे। और फाइनली फिर इस तरीके से जो इटली था वो भी यूनिफाई हो जाता है। ठीक है, विजुअलाइजिंग द नेशन। अब देखिए विजुअलाइजिंग द नेशन पढ़ना है हमने। देखो सभी को इंडिपेंडेंस दिला दी, सारे के सारे जो हमारी कंट्री थी वो भी क्या हो गए, आजाद हो गए। अब हमें पढ़ना है हम नेशन को किस तरीके से बनाएं। देखो नेशन स्टेट बन चुका है, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ग्रीक, सबको इंडिपेंडेंट मिल चुकी है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि जो नेशन है उसको किस तरीके से विजुअलाइज किया जा सके। तो हम नेशन को किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, हम नेशन को विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको कोई फिगर देके, किसी पर्सन को भी हमें बताना पड़ता है, उसको नाम देना पड़ता है। जो नाम है वो भी हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिससे हम उसको पर्सोनिफाई कर सके, हाँ ये पर्सन है। वरना हम उसको नाम कैसे देंगे, देखो नाम दिया जा सकता है, किसी को कोई फिगर दिया जा सकता है, कोई थिंग होती है उसको कोई नाम दिया जाता है। तो ये सब एलिगरी होती है किसी भी चीज को पर्सोनिफाई करने की, किसी भी चीज को पहचानने की। आर्टिस्ट इन 18th एंड 19th सेंचुरी पर्सोनिफाइड नेशन। जो आर्टिस्ट थे 18th और 19th सेंचुरी के, उन्होंने नेशन को पर्सोनिफाइड किया। कैसे पर्सोनिफाई किया, रिप्रेजेंटेड कंट्री एज अ पर्सन कॉल्ड एलिगरी। उन्होंने कंट्री को एक पर्सन बना दिया कि जो कंट्री है वो क्या है, एक पर्सन है। जैसे हमारे यहाँ भारत माता, वैसे तो एक प्लेस है, एक लैंड एरिया है, बट हम उसको किससे पर्सोनिफाई करते हैं, एक फीमेल फिगर से। ये क्या है, एलिगरी होती है। फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। जो फीमेल फिगर है उसको हमने एक एलिगरी के थ्रू क्या देखा, एक नेशन स्टेट बना दिया कि ये फीमेल फिगर क्या है, ये नेशन स्टेट है। During French Revolution, artists use female allegory to portray ideas like liberty, justice and republic. French Revolution के टाइम पीरियड में जो फीमेल एलिगरी बनाई थी वो लिबर्टी, उस समय पता चलता है लिबर्टी, जस्टिस, इन सबका जो आइडिया था वो पोर्ट्रेज आइडिया क्या था, ये फीमेल एलिगरी। इन फ्रांसी वॉज क्रिश्चियन मैरियना। फ्रांस की
जो फ्रांस की फीमेल एलिगरी है वो मैरिएना है, क्योंकि मैरिएना वहां बहुत ही फेमस नाम है। तो आपको स्टैम्प पे, कॉइन वगैरह पे हर जगह कौन दिखेगी? मैरिएना, एक स्क्वायर शेप का उनका पोर्ट्रेट है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो वहां की अगर बोले कि फीमेल एलिगरी क्या है तो मैरिएना। जर्मनी, जर्मनी की भी सेम है, जैसे भारत की भारत माता, फ्रांस की मैरिएना और जर्मनी की जर्मेनिया, जिन्होंने ओक लीफ का क्राउन अपने सर पर पहन रखा है, एक हाथ में शोड है, ओलिव लीव है उनके हाथों में, जो शांति दिखा रही है, और जो ओक लीव और शोड वो उनको हीरोइज्म दिखा रहे हैं, मतलब एक पावर शो कर रहे हैं, वीरता दिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये क्या है, ब्रेव है। ओके, इन रेड कैप, जैसे कि रेड कैप ट्राई कलर ऑफ कोकेड रिप्रेजेंटेड लिबर्टी एंड रिपब्लिक, जैसे आप किसी को रेड कैप में देखो, रेड कैप का मतलब क्या होता है कि उसको फ्रीडम मिल चुकी है। ब्रोकन चेन का मतलब क्या है, वो इंसान अब इस चीज से उसको आजादी मिल चुकी है, सारी की सारी जो चेन थी वो उसकी टूट चुकी है। तो इस तरीके से उनको क्या किया जाता है, पर्सोनिफाई किया गया है, उनको आजाद कर दिया गया है। अब अगला केस है हमारा ब्रिटेन का। देखिए हमने सबको आजाद कर लिया, अब हम ब्रिटेन को भी तो आजाद करना है हमें। ब्रिटेन का जो केस था ना वो बहुत ही स्ट्रेंज केस था कि ब्रिटेन को किस तरीके से यूनिफाई किया जाएगा। तो देखिए, बिफोर 18th सेंचुरी इट वाज नॉट अ नेशन स्टेट, ब्रिटेन जो था वो एक नेशन स्टेट नहीं बना था। ये एक स्ट्रेंज केस है, यहाँ पर कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ, यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस थी, उसके बाद में जो ब्रिटेन था वो यूनिफाई हो पाया था। बाकी में क्या है, एक रेवोल्यूशन चला था, रेवोल्यूशन के बाद में वहां पर क्या आए थे, जो मोनार्की सिस्टम था वो अबॉलिश हुआ था, बट ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्रिटेन में इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और आयरलैंड है। तो जो ब्रिटेन में इंग्लैंड था ना, इंग्लैंड बहुत ही पावरफुल था, क्योंकि वहां पर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो हर चीज में सबसे, ट्रेडिंग में सबसे फर्स्ट नंबर पे वही है, मतलब था, तो वही था, तो उसकी वजह से वो क्या कर रहा था, सबको अपने अंडर में कंट्रोल करके रख रहा था, अपनी पावर को एक्सटेंड कर रहा था, अपनी टेरिटरी को वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। कौन? ब्रिटेन अपनी पावर को बढ़ाने की वो कोशिश कर रहा था। तो कंसर्न ग्रोथ इन पावर, तो वो सबसे पहले क्या करता, वेल्स तो 1688 में उन्होंने गवर्नमेंट जो क्या बोलते हैं उनकी जो मोनार्की थी उसकी पावर को सीज करके वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लेकर आए थे, तभी वेल्स उनके साथ में हो गया था। उन्होंने अपनी पावर को शो करते हुए स्कॉटलैंड को भी अपने साथ में शामिल कर लिया था। स्कॉटलैंड में भी वो चाहते थे वो भी इंग्लिश ही बोले, उनका जो कल्चर था, उनका जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था उसको भी उन्होंने क्या करा, सप्रेस किया, उस पर भी प्रेशराइज किया। स्कॉटलैंड के बाद वो जो आयरलैंड है, आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो टाइप के क्रिश्चियन रहते हैं। नॉर्थ आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट रहते हैं, साउथ आयरलैंड में कैथोलिक रहते हैं। तो जो इंग्लैंड है ना, उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्टेंट की हेल्प से वो पूरे आयरलैंड को अपने साथ शामिल करना चाहते थे, और मे बी हो भी गया था। 1801 में जो पूरा आयरलैंड है वो किसमें शामिल हो गया था, वो इंग्लैंड में शामिल हो गया था। फिर सबको मिलाकर एक ब्रिटिश आइल्स बना। देखिए, जब हम इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड को मिलाते हैं तो हमें ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम मिलता है। जब उसमें हम आयरलैंड को भी मिला लेते हैं तो हमें ब्रिटिश आइल्स मिलता है। ओके, तो काफी स्ट्रगल हुआ, कैथोलिक्स ने भी स्ट्रगल किया कि हम तुम्हारे साथ में शामिल नहीं होंगे, बट उसने क्या करा, उनको भी दबा दिया, उनको भी सप्रेस करके अपने साथ में मिला लिया। और सबका जो कल्चर था, सबकी जो लैंग्वेज थी, उन्होंने इंग्लिश ही बोल दी कि सबका कल्चर सेम होगा, सबकी जो लैंग्वेज होगी सेम होगी। बाद में उन्होंने एक न्यू फ्लैग भी बनाया था, जो हम आज ब्रिटिश फ्लैग देखते हैं, वो इन सबको मिलाने के बाद ही बना है। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं, कंसर्न ग्रोथ इन पावर हेल्प इंग्लिश नेशन टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर द अदर नेशन एंड आइलैंड। उसकी जिस तरीके से ग्रोथ बढ़ रही थी, उसी ग्रोथ की वजह से उसको हेल्प मिलती है कि वो बाकी अदर स्टेट में भी अपना कंट्रोल जमा सके। इंग्लैंड ने एंट्रेंस एज अ नेशन, द पावर ऑफ द लाइफ मोनार्की वाज टेकन ओवर द इंग्लिश पार्लियामेंट। जो मोनार्की पावर थी उसको तो उन्होंने अपने हाथों में ले लिया, फिर वहां पर क्या आ गए, इंग्लिश पार्लियामेंट आ गई थी। एन एक्ट ऑफ द यूनियन वाज फॉर्म्ड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड बाय द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड साथ में मिलते हैं तो क्या बनता है आपका, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन बनता है। ठीक है, तो आपको ब्रिटेन का केस भी आई होप समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो ब्रिटेन है उसको यूनिफाई किया गया था। स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड वाज डोमिनेटेड बाय इंग्लैंड इन ऑल एस्पेक्ट। इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड और आयरलैंड दोनों के ऊपर उन्होंने डोमिनेट किया है, दोनों के ऊपर अपनी पावर को उसने क्या किया है, स्टेब्लिश किया है। ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म विच इंक्लूडेड वेरियस सिंबल्स, फ्लैग, नेशनल एंथम एंड इंग्लिश लैंग्वेज। उसने देखा क्या करा, फ्लैग, नेशनल एंथम एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इस सबको डोमिनेट किया है स्कॉटलैंड आयरलैंड के
ऊपर ये सिंबल है जो बाद में बनाए गए थे ब्रिटिश आइल्स के बाद में। आफ्टर द फेयर रेवोल्यूशन लेट द वुल्फ एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन ब्रिटिश टुक ओवर द आयरलैंड फोर्सिबली। देखिए जब आयरलैंड को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे उसमें विल्फ टोन और आयरिशमैन 1798 में कुछ पर्सन है जिन्होंने इसका रिवोल्ट किया, रेवोल्यूशन किया, बट इसका कोई फायदा हुआ नहीं। उन्होंने इंग्लैंड ने उसको सप्रेस करके वहीं बिठा दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब जो रिवोल्ट कर रहे थे उसका कोई फायदा हुआ नहीं और फोर्सफुली उन्होंने क्या करा, आयरलैंड को भी इंग्लैंड में मिला लिया और उसके बाद जाकर बना ब्रिटिश आइल्स। तो फाइनली जो आपका है क्या बोलते हैं, क्या है आपका जो ये चैप्टर है वो भी खत्म हो गया है, ठीक है। और चैप्टर वैसे पहले ही खत्म हो चुका था, बस हमने आज क्या करा है, आज हमने सिर्फ उसके जो फ्लो चार्ट था उसको कवर किया है। ये बहुत ही की पॉइंट्स है, छोटे छोटे इंपोर्टेंट नोट्स हैं जिसको पढ़ने, अगर आपने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से करा है तो ये आपको एक एक वर्ड से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बाय बाय टाटा, मिलेंगे अब एक न्यू चैप्टर के साथ में। आज ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, नोट्स को नोट करते रहिए। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।